हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं हमारे जो चैप्टर चल रहा है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। और इसके अंतर्गत पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो आनुवांशिक शब्दावली होती है, जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी होती है, उसके ऊपर बात की थी। और वहां पर लगभग हमने 25 के आसपास ऐसे शब्दों के बारे में बताया था जो कि हमारी आनुवांशिक अर्थात जेनेटिक्स को पढ़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। उन शब्दों का क्या अर्थ होता है, कहां कैसे उनको यूज लेंगे, वो हम देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं मेंडल के बारे में। और वही मेंडल जिन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। बिना मेंडल की बात किए हुए हम इस चैप्टर की शुरुआत नहीं कर सकते। और यदि कोई बिना मेंडल के बारे में बताए हुए इस चैप्टर की शुरुआत करती है तो वो गुनाह हो जाएगा, और ये गुनाह हम नहीं करना चाहते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज मेंडल के बारे में। थोड़ा बहुत मेंडल का जीवन परिचय देखेंगे। हम देखेंगे कि उन्होंने क्या काम किया है और काम के आधार पर उन्होंने कौन से पादप का चुनाव किया, उसका चुनाव क्यों किया, कौन कौन से लक्षण थे, मेंडल को सफलता मिली तो क्यों मिली, मेंडल के क्या कमियां रही, इसके ऊपर यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ साथ में यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं मेंडल के जीवन परिचय के साथ। और ये जो भाई साहब की फोटो दिख रही है, ये मेंडल साहब हैं। तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम मेंडल को पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही है। देखो, मेंडल हैं जिनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें कहा जाता है आनुवांशिकी का जनक। इन्हें क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्योंकि हम आनुवांशिकी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, आनुवांशिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस कारण हमें मेंडल के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ये इन्हें कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, जो मेंडल हैं इनका पूरा नाम तो आपको बता ही दिया है। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1822 में। 1822 में एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। वर्तमान में ये चेक गणराज्य में पड़ता है। तो इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। इन्होंने अलग अलग विषयों का क्या किया है, अध्ययन किया है। इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन भी किया है, इन्होंने भौतिक विज्ञान का भी अध्ययन किया है। तो इन्होंने अलग अलग चीजों का क्या किया है, अध्ययन किया है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान, भौतिकी, गणित, आदि विषयों का क्या किया है, अध्ययन किया है। इसके बाद में ये चर्च में क्या बने थे, पादरी बने थे। इनको चर्च में पादरी बनाया गया था, जिसे हम फादर कहते हैं। जैसे हमारे मंदिर के अंदर पुजारी होते हैं, वैसे ही चर्च में क्या होते हैं, पादरी। तो ये पादरी बने थे। तो याद रखना, चर्च में क्या बने थे, पादरी बने थे। अब उस चर्च था, उस चर्च में एक गार्डन था। उस चर्च के अंतर्गत क्या था, एक गार्डन। और उस गार्डन के अंतर्गत ये अपने जो खाली समय होता था उसके अंतर्गत उस गार्डन में ये रहते थे। और उस गार्डन में उन्होंने मटर के पादप उगाए। किसके पादप उगाए, मटर के पादप। क्योंकि ये प्राकृतिक विज्ञान वगैरह के विद्यार्थी थे और इनके अंतर्गत जिज्ञासा बहुत थी, तो इस कारण से जो उद्यान था उसके अंतर्गत जो मटर उगा रखे थे, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। और उन मटर के ऊपर अध्ययन करने के बाद में ही इन्होंने क्या किया था, अपने प्रयोग थे, जो अपने नियम थे, जो अपना सिद्धांत था, वो दिया था। तो चर्च में क्या थे, पादरी। चर्च के उद्यान में मटर के पादप पर 1856 से लेकर 1863, कितने साल हो गए भाई, 1856 से 1863, 4 तो ये हो गए, 3 वो हो गए। पादप पर लगभग 7 वर्षों तक क्या किया उन्होंने, अध्ययन किया। उसके ऊपर उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह, कुछ प्रयोग किए। और उन्होंने देखा, इन प्रयोगों के दौरान बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी पादपों का अध्ययन किया, बहुत सारे बीजों का अध्ययन किया, पादपों की लंबाई का अध्ययन किया। तो बहुत सारे गुणों का अध्ययन किया इस मटर के पादपों का। याद रखना, कौन से पादप का, मटर के पादप। वैसे तो आप सबको पता होगा कि मटर के पादप का वैज्ञानिक नाम होता है, वो होता है पाइसम सेटाइवम। क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। और यहां पर देखो, उद्यान के अंतर्गत मटर का अध्ययन किया था, तो उसे बोला जाता है उद्यान मटर। क्या बोला जाता है, उद्यान मटर का इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। अब 1863 तक उन्होंने जो भी प्रयोग किए, तो प्रयोग करने के बाद में इनको कुछ बातें पता चली। और इन बातों को अब ये चाहते थे कि मैं किसी को बताऊं। ये सारी बातें हैं, मेरे को किसी ना किसी को बतानी है, जिससे कि लोगों को इसके बारे में पता लग सके, लोग इन बातों के बारे में जान सके। और जितने ज्यादा लोग जानेंगे, वो फिर इसका उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार अपने अध्ययन के लिए कर सकते। अब उस टाइम में कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तो चलते नहीं थे कि ये जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर अपना प्रचार प्रसार करें। तो उस समय इसका प्रचार प्रसार कैसे करें, तो उस समय कुछ पत्रिकाएं होती थी, कुछ मैगजीन होती थी, जिनके अंतर्गत ये जो भी रिसर्च वगैरह होती थी, उनके क्या छपते थे, ये जो निष्कर्ष वगैरह थे ये छपते थे। तो ये एक पत्रिका थी, उसके मुख्यालय पर गए, और मुख्यालय पर जाने के बाद में इन्होंने बताया कि मैंने देखो ऐसे ऐसे कुछ प्रयोग किए थे, और इन प्रयोगों के आधार पर मेरे को ये सारी बातें पता चली हैं। मैं इन बातों को लोगों को बताना चाहता हूं।
तो ये जो भी बातें हैं, इनको बताने के लिए आप इन सभी बातों को इस पत्रिका में छापिए, जिससे कि ये लोगों को पता लग सके। और ऐसा इन्होंने किया 1865 में। तो 1865 के अंतर्गत इन्होंने जो भी अपने प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों को एक पत्रिका में क्या किया, सबमिट किया एक तरीके से। कब? 1865 में। और जिस पत्रिका में इन्होंने सबमिट किया था, उस पत्रिका का नाम था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ब्रून एक शहर का नाम है ऑस्ट्रिया के। उस ब्रून शहर से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी और उस पत्रिका का नाम था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जिसके अंतर्गत साइंस से संबंधित जो भी लेख थे वो संपादित हुआ करते थे। तो फिर इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखो। 1865 में अपने जो भी निष्कर्ष इन्होंने निकाले, एक पत्रिका में जो भी निष्कर्ष थे उनको क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। कब? 1865 के अंतर्गत। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यह हो जाता है कि हमें उस पत्रिका के बारे में उसका नाम पता होना चाहिए कि कौन सी पत्रिका थी जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने जो भी निष्कर्ष थे उसके प्रकाशन के लिए उसको जमा करवाया। तो उस पत्रिका का नाम था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री थी ये उस पत्रिका का। हालांकि उसका उस लैंग्वेज में जो उनकी खुद की लैंग्वेज थी उसके अंतर्गत तो दूसरा नाम था, और यदि उसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो वो ये नाम है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। 1865 में दे दिया। अब 1865 में देने के बाद में वो तभी प्रकाशन नहीं हुआ उनका, क्योंकि साइंस पत्रिका थी, और इसके अंतर्गत इसका प्रकाशन हुआ कब? 1866 में। 1866 में प्रकाशन हुआ। और जो प्रकाशन हुआ तो जो भी मेंडल के प्रयोग थे, जो उसके निष्कर्ष थे, वो उस पत्रिका में एक हेडिंग के साथ छपे। जैसे कोई भी न्यूज होती है वो एक हेडिंग आती है उसके ऊपर, वैसे ही उस पत्रिका के अंतर्गत मेंडल के जो प्रयोग थे उसके लिए एक हेडिंग का उपयोग किया गया। और उस हेडिंग का नाम क्या था, उसका शीर्षक क्या था? हेडिंग का मतलब हो गया शीर्षक। तो शीर्षक था पादप संकरण के प्रयोग। पादप संकरण के प्रयोग। इस शीर्षक से मेंडल के जो भी निष्कर्ष थे वो इस पत्रिका में, कौन सी पत्रिका में? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में, इसमें क्या हुए? प्रकाशित हुए। अब प्रकाशित हो गए, लेकिन मेंडल को उतनी मान्यता मिली नहीं, उतना भाव मेंडल को मिला नहीं। 1866 में इसका प्रकाशन भी हो गया, लेकिन मेंडल को जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, जो मेंडल को आज हम आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, वो प्रसिद्धि उनको उस टाइम में नहीं मिली। लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। प्रकाशन हो गया और एक तरीके से वो गुमनामी के अंधेरे में छिप गए। 1884 में एक घटना हुई।
84 में एक घटना हुई और यह घटना थी मेंडल की मृत्यु। मेंडल साहब स्वर्ग सिधार गए भाई 1884 में। 1822 में उनका जन्म ऑस्ट्रिया में और 1884 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु। लेकिन इसके बीच में वो कुछ ऐसा काम करके चले गए जिसको हम आज तक पढ़ते रहते हैं और आज भी उसको पढ़े बिना हम जेनेटिक्स की शुरुआत नहीं कर सकते। तो मेन बातें जो हैं, अब जन्म मृत्यु तो आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं भी याद रहे तो कोई इतनी खास बड़ी इश्यू है नहीं। मेन चीज क्या क्या याद रखनी है कि मेंडल है, उनको कहा जाता है आनुवांशिकी का जनक। पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। ये अध्ययन किया वो अलग बात है, चर्च में पादरी थे। कौन से पादप पर इन्होंने अध्ययन किया था, मटर के पादप। मटर के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या था, पाइसम सेटाइम। कितने वर्षों तक अध्ययन किया, 7 वर्षों तक। कब से कब तक, 1856 से 1863 तक। इसके बाद में 1865 में जो भी इन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों को एक तरीके से सबमिट किया। कौन सी पत्रिका में, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। और ये जो पत्रिका थी, प्रकाशन कब हुआ, 1866 में। और जो शीर्षक था वो था पादप संकरण के प्रयोग। पादप संकरण के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। जो इंग्लिश में जो हेडिंग आई, क्योंकि हिंदी में तो छपा नहीं होगा, ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है, तो वहां पर हेडिंग आई एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और उसी का ट्रांसलेशन होता है पादप संकरण के प्रयोग। तो ये मेंडल साहब के बारे में, उसका जीवन परिचय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी जो कि हमें जरूरी होती है, जो हमारे लिए काम की होती। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो मेंडल थे उन्होंने मटर के पादप पर अपने प्रयोग किए। तो कई बार ऐसा पूछ लेते हैं, कई बार आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि मेंडल ने जो मटर के पादप का चुनाव किया, वो मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया। मेंडल ने आम के पादप पर प्रयोग क्यों नहीं किए। मेंडल ने आम के पादप पर प्रयोग क्यों नहीं किए। मेंडल ने गेहूं के पादप पर प्रयोग क्यों नहीं किए। उन्होंने मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया। सारी बातें आपको पता होनी चाहिए और ये बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है और नए भी पूछते हैं तो हमें पता जरूर होना चाहिए। तो अब हम देखने वाले हैं कि मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया। क्या देखने वाले हैं भाई, मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया। मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया। देखो भाई, कुछ तो कारण रहे होंगे, ऐसे ही तो मेंडल ने मटर के पादप को नहीं चुना। सबसे पहली बात कि जो मटर का पादप होता है वो 1 वर्षीय पादप है। 1 वर्षीय से क्या मतलब होता है कि इसका जो जीवन काल होता है वो छोटा होता है। जीवन काल क्या होता है, छोटा। और इसका फायदा यह होता है कि थोड़े से समय के अंतर्गत बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन क्या होता है, संभव होता है। मतलब कम समय के अंतर्गत हम उसकी अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं, ज्यादा संतति पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। पहला कारण। तो पहला कारण क्या है कि यह पादप कैसा है, 1 वर्षीय पादप है। और 1 वर्षीय पादप का क्या फायदा है कि कम समय के अंतर्गत
हम ज्यादा पीढ़ियों का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन संभव है। पहला कारण तो यह था। दूसरा कारण क्या था कि मटर का जो पादप होता है, मटर का जो पादप होता है, इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। और ये अलग अलग प्रकार के जो लक्षण देखने को मिलते हैं, इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। पहचानने में किसी विशेष यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। ये जो अलग अलग लक्षण होते हैं, इन अलग अलग लक्षणों को हम बोलते हैं विपर्यासी लक्षण। क्या बोलते हैं? विपर्यासी लक्षण। और ऐसे बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो दूसरा कारण है मटर के पादप में अनेक विपर्यासी लक्षण होते हैं जिनका अध्ययन किया जा सकता है और फिर उसके बारे में समझा जा सकता है। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण यह था कि जो मटर का पादप होता है, उसका जो पुष्प होता है वो कैसा होता है? द्विलिंगी होता है, जिसके अंतर्गत पुंकेसर और स्त्रीकेसर है, उसको आसानी से अलग अलग देखा जा सकता है। आसानी से अलग अलग देखा जा सकता है। तो तीसरा कारण यह है कि मटर के पादप का पुष्प द्विलिंगी है और इस द्विलिंगी पुष्प के अंतर्गत पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर में आसानी से विभेदन हो जाता है, उसको आसानी से अलग देखा जा सकता है। फिर क्या कारण था भाई? जो मटर का पादप है, इस मटर के पादप में आसानी से स्वपरागण करवाया जा सकता है। कहने का मतलब इसमें आसानी से अपने आप क्या होता है? स्वपरागण होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो स्वपरागण करवाया जा सकता है, आसानी से कोई समस्या नहीं होती है। तो नेक्स्ट चौथे नंबर का कारण है मटर के पादप में आसानी से स्वपरागण करवाया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत तो बहुत सारी विशेषताएं हो गई। इसके अंतर्गत तो बहुत सारी विशेषताएं। अब जब हम प्रयोग करेंगे तो केवल और केवल स्वपरागण ही थोड़ी करवाएंगे, उसमें तो संकरण भी करवाना पड़ेगा। और संकरण का मतलब है हमें परपरागण करवाना पड़ेगा, कृत्रिम रूप से परपरागण करवाना पड़ेगा। तो मटर के पादप होते हैं, इसके पुष्प होते हैं, उनमें आसानी से जरूरत पड़ने पर विपुंसन करवाकर क्या करवाया जा सकता है? परपरागण करवाया जा सकता है आसानी से, जैसे भी जरूरत पड़े। तो पांचवें नंबर का कारण यदि मैं आपको बताऊं, मटर के पुष्प में आवश्यकता होने पर
विपुंसन करवाकर आसानी से परपरागण करवाया जा सकता है। इसमें परपरागण भी आसानी से करवाया जा सकता है, स्वपरागण इसके अंतर्गत होता है। अलग अलग लक्षण भी इसको देखने को मिलते हैं। पुष्प भी द्विलिंगी है, जिसमें हमें इस तरीके से और पुंकेसर को पहचानने में कोई खास समस्या नहीं होती है। 1 वर्षीय पादप है, जिसके कारण से कम समय के अंतर्गत बहुत सारी पीढ़ियों का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते। तो ये सारे के सारे कारण हैं। यहां पर एक शब्द आया है विपुंसन, यहां एक शब्द आया है विपुंसन। इसका मतलब ये, हालांकि आपको पता होगा कि जब भी हमें परपरागण करवाना होता है तो उस समय, क्योंकि स्वपरागण भी हो सकता है, तो उस स्थिति में स्वपरागण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, विपुंसन करते हैं। और विपुंसन में क्या किया जाता है, विपुंसन में क्या किया जाता है कि जो पुष्प होता है जिसका हमें परपरागण करवाना है, उसकी अपरिपक्व अवस्था में उसके पुंकेसरों को हटा देते हैं। भाई परिपक्व होने से पहले ही उसके पुंकेसरों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब पुंकेसर हट गए तो उसमें तो स्वपरागण हो ही नहीं सकता, भाई खुद का परागण तो उसमें गिर ही नहीं सकता, क्योंकि पुंकेसर ही हटा दिए। तो स्वपरागण की संभावनाओं को क्या कम करने के लिए उसको क्या कर देते हैं, विपुंसन कर देते हैं। किसी पुष्प में से पुंकेसर हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। और फिर हटाने के बाद में उसके ऊपर चारों तरफ से कवर कर देते हैं, बेगिंग उसकी कर दी जाती है। तो विपुंसन का मतलब होता है पुष्प में अपरिपक्व अवस्था में पुंकेसर जो हटाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। तो यहां पर आपको बताया गया है कि मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण थे। जो संभावित कारण थे वो यहां पर बताए गए हैं। मेनली तो यही कारण माने जाते हैं। इसके अलावा 1-2 कारण और हो सकता है, वो फिर हम देखते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा कारण किस हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन मुख्य कारण इनको माना जाता है। तो अभी तक हमने मेंडल के बारे में पढ़ा, मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया इसके बारे में पढ़ा। तीसरे नंबर पर हम देखने वाले हैं, देखो यहां पर आपने पढ़ा है विप्रियासी लक्षण। विप्रियासी का मतलब अलग अलग लक्षण। विप्रियासी का मतलब क्या हो गया है, अलग अलग लक्षण। और मेंडल ने जितने लक्षणों पर कार्य किया था वो किया था 7 जोड़ी लक्षणों पर। कितने लक्षणों पर कार्य किया था, 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षणों पर उन्होंने क्या किया, कार्य किया। एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है कि मेंडल ने 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षणों पर जो कार्य किया, वो 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण कौन से थे, और ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए। तो अब हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं भाई, मेंडल के 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण। मेंडल के 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले। देखो यहां पर जो लक्षण हैं उसके 2 रूप होंगे हमेशा। किसी लक्षण के कितने रूप होंगे, 2, और वो दोनों रूप हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, विप्रियासी होंगे। हम पहले भी बता चुके हैं, यहां विप्रियासी का मतलब होता है विपरीत। विप्रियासी का मतलब क्या होता है, विपरीत।
ये सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी, आपको लग रहा है कि लगातार पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें जब मैं देखता हूं तो फिर मेरा फ्लो है वो लगातार चलता रहता है। तो इस कारण अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहां लक्षण है, उसको यदि हम देखें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लक्षण। अब लक्षण के दो रूप होंगे, दो में से एक होगा प्रभावी और एक होगा अप्रभावी। तो एक हो जाएगा हमारा प्रभावी और एक हो जाएगा हमारा अप्रभावी। और कितने लक्षण हैं भाई? 7। 1 2 3 4 5 6 और इन 7 लक्षणों के ऊपर हम बात करने वाले। अब कई बार कई लोगों को क्या लगता है कि ये 7 लक्षण मेरे याद नहीं होते हैं, कैसे याद करूं? याद करना बिल्कुल सिंपल है। यहां पर लक्षण है वो ज्यादातर जोड़े में है। सबसे पहले जिस लक्षण के ऊपर मेंडल ने प्रयोग किए वो तो सबको याद रहता है, और वो रहता है पादप की लंबाई। ये तो सबको याद रहता है कि नहीं रहता भाई? और तो याद रहे या नहीं रहे, ये लक्षण सबको याद रहता है। पादप की लंबाई, और पादप की लंबाई के दो रूप हैं, जिसमें से एक प्रभावी है एक अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी का क्या मतलब? हालांकि हमने पीछे डेफिनेशन वाले में बताया था, ये F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाला रूप होता है उसको तो प्रभावी बोलते हैं, और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है संकरण के बाद में उसे हम बोलते हैं अप्रभावी। और जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी बातें समझ में आती जाएंगी। तो पादप की लंबाई होती है, इसका प्रभावी रूप होता है लंबापन। प्रभावी रूप का क्या होता है? लंबापन। और अप्रभावी रूप होता है वो है बौनापन। भाई दोनों ही आपके लंबाई से संबंधित हैं, लेकिन ये प्रभावी और ये अप्रभावी। अब देखो बाकी 6 लक्षण बच गए ना, वो जोड़े में हैं। 2 लक्षण हैं वो आपके फूल के रंग से संबंधित हैं, 2 लक्षण हैं वो आपके फली से संबंधित हैं, और 2 लक्षण हैं वो आपके बीज से संबंधित हैं। मतलब फूल, फली, बीज। याद रखना है, पहले फूल आता है, फूल में फली बनती है और फली में बीज पाए जाते हैं, और इसी क्रम में हम याद रखते हैं। तो देखो सबसे पहले पुष्प के ऊपर चलते हैं। लक्षण है पुष्प का रंग। पुष्प का रंग। अब पुष्प के रंग के 2 रंग हैं, और इसमें से एक प्रभावी और एक अप्रभावी। प्रभावी होता है वो होता है बैंगनी रंग। कौन से रंग के पुष्प? बैंगनी रंग के पुष्प। और अप्रभावी होते हैं वो होते हैं सफेद रंग के पुष्प। कैसे? सफेद। पुष्प के रंग के बाद में आ जाएगा पुष्प की स्थिति। क्या आ जाएगी भाई? पुष्प की स्थिति। पुष्प लग कहां रहा है? पुष्प लग कहां रहा है? देखो कई बार तो पुष्प क्या होता है, मान लो आप ये समझो कि ये पुष्प पादप है, कई बार तो पुष्प होता है ऐसे शीर्ष पर लगा होता है, और कई बार पुष्प होता है ऐसे, ये जो मेन तना है और ये शाखा है, इसके बीच में जो ये जगह होती है यहां पर लगा हुआ होता है। तो जो शीर्ष पर लगा हुआ पुष्प होता है उसे बोलते हैं हम अग्रस्थ या शीर्षस्थ, और ऐसे ही कोने में लगे हुए पुष्प को हम बोलते हैं कक्षीय। कौन से पुष्प बोलते हैं? कक्षीय पुष्प बोलते हैं। तो यहां पर पुष्प की स्थिति में जो प्रभावी रूप आएगा वो तो आ जाएगा कक्षीय, मतलब ये सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा दिखता है। और अप्रभावी रूप आ जाएगा वो आ जाएगा अग्रस्त, या जिसे हम बोलते हैं शीर्षस्थ। जो टॉप पर लगा होता है वो अप्रभावी। तो पुष्प के रंग वाला हो गया है हमारा। पुष्प के रंग के बाद में
अब हम किसके ऊपर चलेंगे? फली के ऊपर। सबसे पहले हम फली के रंग पर चलेंगे। किस पर चलेंगे? फली के रंग पर। फली का रंग। और किसकी फली? मटर की फली। अब मटर की फली का जो रंग होता है, दो होते हैं, एक तो होता है हरा, एक होता है पीला। तो फली का रंग होता है, उसका प्रभावी रूप होता है हरा, और अप्रभावी रूप होता है वो होता है पीला। तो यहां आ जाएगा आपका हरा रंग और यहां आ जाएगा आपका पीला रंग, अर्थात पीले रंग की फली। फली के रंग के बाद में फली से संबंधित दूसरा लक्षण है फली की आकृति। फली की आकृति। फली की आकृति दो तरीके की होती है। एक तो फूली हुई फली हो, एकदम कैसी हो? फूली हुई। और एक होती है सिकुड़ी हुई फली। तो प्रभावी तो कौन सी होती है? फूली हुई। और अप्रभावी होता है सिकुड़ी हुई। एक तो फूली हुई और एक सिकुड़ी हुई होती है। तो ये दो लक्षण हो गए फली से संबंधित। नेक्स्ट है हमारा किससे संबंधित? बीज से संबंधित। और बीज के भी दो लक्षण देखने हैं। पहले हम देख लेंगे बीज का रंग। क्या देख लेंगे भाई? बीज का रंग। अब बीज के रंग में दो हैं, एक तो होता है पीला और एक होता है हरा। तो बीज के रंग में पीला होता है वो होता है प्रभावी, हरा होता है वो कैसा होता है? अप्रभावी होता है। और लास्ट जो लक्षण हमें देखना है वो देखना है बीज की आकृति। किसकी आकृति भाई? बीज की। बीज की आकृति। बीज दो तरीके का हो सकता है, एक तो एकदम गोल हो सकता है और एक हो सकता है झुर्रीदार। कैसा हो सकता है? गोल और झुर्रीदार। गोल, झुर्रीदार। तो इस प्रकार से ये 7 लक्षण हैं जो कहलाते हैं मेंडल के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। और मेंडल के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मेंडल ने पादप की, मटर के पादप की इन 7 लक्षणों के ऊपर अपने प्रयोग किए थे। ये याद हो जाएंगे आसानी से। पादप की लंबाई से संबंधित है, फिर 2 पुष्प से संबंधित है, 2 फली से संबंधित है, 2 बीज से संबंधित है। हर लक्षण के 2-2 रूप हैं, इसी कारण तो इन्हें बोल रहे हैं विपर्यासी स्वरूप। अब देखो, ध्यान से सुनना, ये जो भी प्रभावी और अप्रभावी रूप होते हैं, जब इनको हम किसी प्रतीक के द्वारा दर्शाते हैं, किसके द्वारा दर्शाते हैं? प्रतीक के द्वारा। तो कैसे दर्शाते हैं? इन लक्षणों को हम जब प्रतीक के द्वारा दर्शाते हैं, दर्शाना यदि हम बोले, तो जो प्रभावी रूप होता है उसमें जो भी शब्द आ रहा है, प्रभावी रूप में क्या आ रहा है? जो भी शब्द, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे लंबापन होता है तो इसके लिए हम बोलते हैं टोल। बैंगनी होता है, इसका मतलब हो गया वोयलेट। तो जो प्रभावी रूप होता है उसके लिए उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है उसका कैपिटल लेटर काम में लेते हैं। जैसे लंबापन है तो इसके लिए हो गया टोल, और टोल का जो पहला अक्षर है टी, उसका कैपिटल लेटर काम में लेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल टी। अब जो अप्रभावी रूप है, इसमें हम इस बोनेपन से हमें कोई मतलब नहीं है। वैसे बोनापन को हम बोलते हैं ड्वार्फ, मतलब बोना। तो यहां पर डी शब्द काम में नहीं लेंगे, फिर तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन से बचने के लिए किसी भी लक्षण के अप्रभावी रूप को जो हमने कैपिटल लेटर काम में लिया है उसी का स्मॉल लेटर लेते हैं सदैव।
तो इसके लिए बौनेपन को दर्शाने के लिए क्या लेते हैं? स्मॉल टी। स्मॉल टी। जैसे यदि बैंगनी और सफेद को दर्शाना हो तो बैंगनी को दर्शाने के लिए हम कैपिटल वी काम में लेंगे, वॉयलेट। अब सफेद के लिए व्हाइट डब्ल्यू काम में नहीं लेंगे, बल्कि वी का ही छोटा रूप काम में लेंगे। जैसे हमारा पीला रंग है तो पीले रंग को दर्शाने के लिए हम वाई काम में लेंगे, कैपिटल वाई। हरे को काम लिए हम जी काम में नहीं लेंगे, बल्कि स्मॉल वाई काम में लेंगे। तो आसानी से आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हमेशा जब इनको दर्शाया जाता है तो प्रभावी रूप को दर्शाने के लिए उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है उसका जो पहला अक्षर होता है उसको कैपिटल लेटर के रूप में और अप्रभावी को उसी के स्मॉल लेटर के रूप में दर्शाया जाता है। तो यह हो गया है मेंडल के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। जब हमने ये देख लिए हैं तो इसके बाद में हमें एक बात देखनी है, और वो बात क्या देखनी है? कई बार पूछा जाता है कि मेंडल इतना सफल हो पाए। मेंडल को जो आज हम पढ़ते हैं, मेंडल को हम बोलते हैं कि आनुवांशिकी के जनक है। तो मेंडल इतना सफल कैसे हो पाए? मेंडल की सफलता के कारण क्या थे? उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो अब हम देख रहे हैं मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण सबसे पहले तो मेंडल की जो सफलता का जो कारण है, मेंडल की सफलता का जो कारण है कि उन्होंने मटर के पादप का जो चुनाव किया वो सावधानी पूर्वक किया। ऐसे ही किसी पादप को नहीं चुन लिया। उन्होंने उसके चीजों को देखा कि मैं कैसे इसके बारे में बात कर सकता हूं, उसके बारे में अध्ययन कर सकता हूं। तो सबसे पहला कारण तो यही है, मटर के पादप का सावधानी पूर्वक चुनाव। पहला कारण तो यह रहा। दूसरा कारण क्या रहा कि मेंडल ने जिन भी 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर कार्य किया जो हमने पीछे पढ़े हैं, उन सभी के जो जीन थे वो अलग अलग गुणसूत्र पर थे। हालांकि उनको उस समय पता नहीं था, लेकिन वही बात है, किस्मत हमेशा बहादुर का साथ देती है। उसी तरीके से किस्मत ने मेंडल का साथ दिया और जो भी 7 लक्षण उन्होंने चुने वो अलग अलग गुणसूत्र पर उनके क्या थे? जीन थे। मेंडल ने जिन विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया, उनके जीन अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित थे। और ये उनके साथ उनका साथ दिया किसने? किस्मत ने। तीसरा क्या कारण रहा कि मेंडल थे, उन्होंने इन प्रयोगों के लिए अपने गणितीय ज्ञान का क्या किया? उपयोग किया। मेंडल ने जो भी प्रयोग किए, उनके जो भी निष्कर्ष निकले, और इसमें उन्होंने अपने किसका उपयोग किया? गणितीय ज्ञान का क्या किया? उपयोग।
मेंडल ने अपनी गणितीय ज्ञान का क्या किया, उपयोग किया। इसके अलावा मेंडल ने जो भी अपने प्रयोगों से जो भी निष्कर्ष निकले उसको ऐसे नहीं कि केवल याद रख लिया, उन सभी निष्कर्षों को रिकॉर्ड किया, उनको लिखा और साथ साथ में उनको लिखने के लिए, उनको दर्शाने के लिए सारणियों का उपयोग किया, चार्ट का उपयोग किया, अनुपातों में दर्शाया, ऐसे बहुत सारे तरीके से उन्होंने दर्शाया, उनको क्या किया, रिकॉर्ड किया, उनका सही तरीके से विश्लेषण किया। तो यह भी कारण हो गया है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के निष्कर्षों को सारणी, चार्ट, अनुपात आदि के द्वारा दर्शाया, और केवल दर्शाया नहीं, रिकॉर्ड किया तथा उनका गणितीय विश्लेषण किया। उनका गणितीय विश्लेषण किया और जिससे कि वो सही निष्कर्षों पर पहुंच पाए। तो ये सारे के सारे कारण हैं, वो मेंडल की सफलता के कारण माने जाते हैं। हालांकि मेंडल को जो ये सफलता मिली है वो उनके मरने के बाद मिली। तो कई बार कई आलोचक हैं वो ऐसे भी बोलते हैं कि मेंडल को जीते जी वो सफलता नहीं मिली। और जीते जी सफलता क्यों नहीं मिली, कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे। तो कई लोग उसको बोलते हैं कि मेंडल की कमियां थी, कई उसको बोलते हैं कि मेंडल की असफलता थी। लेकिन असफलता तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेंडल को आज हम पढ़ते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। लेकिन उस समय के हिसाब से उनकी क्या कमियां रही होंगी। पहली बात तो कि मेंडल ने जो भी अपने निष्कर्ष निकाले उस समय उन्होंने क्या किया कि उसके लिए गणितीय सारणियों का उपयोग किया, अनुपातों का उपयोग किया, चार्ट्स का उपयोग किया, पुनेट वर्ग का उपयोग किया। और ये सारी की सारी बातें हैं, ये उस समय के जो भी जैव वैज्ञानिक थे उनके समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो बायोलॉजी के स्टूडेंट थे, बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे, और उनको कोई गणित का विद्यार्थी आकर समझाए कि ऐसे सारणी है, ऐसे चार्ट है, तो उनके समझ में आई नहीं। और उनके समझ में नहीं आई तो उन्होंने मेंडल के जो प्रयोग थे उनको नकार दिया। एक तरीके से उनको क्या कर दिया? नकार दिया। आज भी, आज आपको यदि कोई मैथ का स्टूडेंट आकर अपने जो भी चीजें हैं वो समझाने लगे तो आपको लगेगा कि ये हमारे लिए कोई काम की नहीं है, ये काम की नहीं है, छोड़ो हमारे लिए। तो इसी तरीके से उस समय के वैज्ञानिक थे, उन समय के वैज्ञानिकों को मेंडल की बातें समझ में नहीं आ पाई, और समझ में नहीं आ पाई या एक तरीके से वो समझा नहीं पाए, उनको नहीं समझा पाए। तो इस कारण से मेंडल है, उनको उस समय उतनी सफलता नहीं मिली। और मेंडल को सफलता मिली है सन 1900 के बाद में, जो उन्होंने 1865 के आसपास उन्होंने अपने प्रयोग किए। उसके बाद में लगभग 35 वर्षों के बाद में उनको यह सफलता प्राप्त हुई। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने मेंडल के जीवन परिचय के बारे में, मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया इसके बारे में, मेंडल ने कौन से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के ऊपर कार्य किया उसके बारे में, मेंडल की सफलता के कारणों के बारे में, मेंडल की कमियों के बारे में, एक तरीके से उनकी असफलताओं के बारे में, इनके ऊपर हमने क्या की है? चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो है ये बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। यदि कोई चीज है वो आपको समझ में नहीं आई है
तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बाकी यदि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो है यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।